एक्सटर्नल सर्विस डिवीजन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की नशियात में आप सभी का खैर मकदम करता है आपका मेज़बान नईम। आदाब अर्ज़, गुड इवनिंग, नमस्कार। उम्मीद करते हैं हमारे तमाम सामीन बहुत खुश खुर्रम होंगे, बहुत अच्छे होंगे और इस वक्त सुन रहे होंगे हमारी नशियात। आज भी आपके लिए बहुत कुछ लेकर आए हैं और रहिएगा हमारे साथ पूरे प्रोग्राम में। दोस्तों, माजी पर गौर मत करो और मुस्तकबिल के मुतालिक ज़्यादा मत सोचो और अपने हाल पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। माजी या मुस्तकबिल में उलझकर अपने आज को क्यों ख़राब किया जाए जनाब। लिहाजा कुदरत ने जो ज़िंदगी के लम्हे हमें अता किए हैं उनमें अपनी ज़िंदगी को भरपूर जीना चाहिए। शायद मिर्ज़ा गालिब ने इसी वजह से इस शेर की तख्लीक की होगी। मौत का एक दिन मुअय्यन है, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। जब हमें ये मालूम है कि ज़िंदगी की रफ्तार एक दिन थम जाएगी और हमारी सांसें हमारे इख्तियार में नहीं हैं, तो फिर हम ज़िंदगी को भरपूर एंजॉय क्यों ना करें, इसको लम्हा दर लम्हा खुशगवार क्यों ना बनाएं। इतना भी नाउम्मीद दिले कम नज़र न हो, इतना भी नाउम्मीद दिले कम नज़र न हो, मुमकिन नहीं कि शामें आलम की सहर न हो। और इसी उम्मीद पर कि हम अपने आज को उम्दा बनाएंगे, खुशगवार बनाएंगे, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब रुख करते हैं क्लासिकी मौसीकी का और आपको सुनवाते हैं मारूफ क्लासिकी मौसीकी के फनकार जनाब विश्वजीत सरकार का सितार पर बजाया राग ललित गौड़। आइए महसूस होते हैं उनके इस क्लासिकी फ़न से। नमस्कार, मैं विश्वजीत सरकार बोल रहा हूँ। मैं छोटे उम्र से आकाशवाणी उर्दू सर्विस चैनल को सुनते आ रहा हूँ और मेरे ये चैनल मेरे पिताजी भी बहुत पसंद करते थे। मैं उर्दू सर्विस चैनल के लिए छोटी सी एक राग ललिता गौरी पेश करने जा रहा हूँ। लेकिन एक दुखद की बात है कि कोरोना बीमारी जो सारा दुनिया भर फैल गया है, ये जितना जल्द ईश्वर की कृपा से यहाँ दुनिया से चले जाए उतना ही अच्छा रहेगा। शुरू करता हूँ।
वाकई मज़ा आ गया राग ललित गौड़ सुनकर सितार पर। और ये पेश कर रहे थे क्लासिकी मौसीकी के मारूफ फनकार जनाब बिस्वजीत सरकार। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की नशियात जारी हैं सोशल मीडिया लाइव के ज़रिए। और अब बात हो जाए उर्दू अदब की। इस हवाले से डॉक्टर G.R. सैयद एक जाना पहचाना नाम है, ख़ास तौर पर अपनी फ़िक्शन निगारी के लिए। और जामिया मिलिया इस्लामिया, ऑल इंडिया रेडियो और टेलीविज़न के लिए अपनी गिरा का कदर खिदमत अंजाम दी हैं और अभी भी आप ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आइए सुनते हैं G.R. सैयद साहब से अफसाना पनाहगाह। अरसे से इरादा था कि उस पार जाके देखूं तो सही कि जम्मे गफ़ीर इंसानों का ये हुजूम, गोश्त पोस्त के पुतले अपने कंधों पर अपने अपने सर उठाए उस पार क्यों जाते हैं। उस पार ऐसा क्या है कि जो जाता है वो फिर लौट कर नहीं आता। मैं रोज़ाना सूरज निकलने से पहले उस किनारे पर आता हूँ। सामने दरिया बह रहा है, रोज़ ही बहता है। अलगारो पानी रोज़ बह जाता है। इसमें इतना पानी कहाँ कहाँ से आता है ये तो नहीं मालूम, लेकिन दरिया अपने दोनों किनारों को बड़ी मुस्तैदी के साथ काम करने की ताकीद करता है और किनारे भी बहुत अदब, बड़े एहतराम के साथ उसका हुक्म मानकर दरिया का सारा पानी समंदर की अमानत समंदर तक पहुंचाने का काम अंजाम देते रहते हैं। मशरिक़ से उभरते हुए सूरज की किरणें जब दरिया के पानी में उतर आती हैं और सारा पानी उनकी गुदगुदी से सुर्ख रू हो जाता है, बस उसी वक्त मशरिक़ की जानिब से इंसानों के सर उभरते हैं और बग़ैर किसी और तरफ देखे, बग़ैर वक्त बर्बाद किए दरिया का पुल चढ़ जाते हैं और फिर दीमकों की कतार उस पार जाती हुई दिखाई देती है। और ये इंसानी जिस्मों और सरों का बहता हुआ सिलसिला उस वक्त तक जारी रहता है जब तक कि सूरज एक एक करके अपनी सभी छोटी बड़ी किरणों को समेटकर अपने कशकोल में भर नहीं लेता। और जब सियाह चादर पूरी तरह तन जाती है, आंखों में अंधेरा भर जाता है, हाथ को हाथ भी सुझाई नहीं देता, तो यूं लगता है कि दीमकों की कतार मुनक़ते हो गई। सुरंग में घुसती हुई रेल का आखिरी डिब्बा अंधेरे में गुम हो जाता है। इंसानी सरों और धड़ों का सैलाब थम जाता है और जब रास्तों पर सन्नाटा छा जाता है, दरिया का पुल सो जाता है, हमी ख़त्म हो जाती है, सरगोशियाँ खामोशी बन जाती हैं, तब भी मैं देखता हूँ कि दरिया के किनारे उसी मुस्तैदी के साथ अपने काम पर मामूर हैं। मैं दम बखुद उठता हूँ, अपने पंजों के बल उचक कर अपने सर को और बुलंद करने की कोशिश करता हूँ। आँखों से अंधेरा हटाकर देखना चाहता हूँ, कोई और सर दिखाई नहीं देता और ना ही किसी के कदमों की आहट होती है। मेरा जी चाहता है कि मैं दरिया के पानी को कुछ देर रोक कर पूछूं कि तू कहाँ से आता है और उसी सिमत क्यों जाता है। क्या सदियों से यही एक काम करते करते तू उगता नहीं गया? क्या तेरा जी नहीं चाहा कि समंदर की जानिब से बहना शुरू कर दे, अपनी सिमत बदल ले और जहाँ जहाँ से आया है वहाँ वहाँ चला जा? जाके तो देख कि तू जहाँ जहाँ से आया है, तेरे चले आने के बाद वहाँ क्या गुजरी। वापस जा और देख क्या वहाँ कैसा लगता है। मेरा जी चाहता है कि उस पार जाने वालों को रोक कर पूछूं कि तुम कहाँ जाते हो, कौन सी कशिश तुम्हें खींचती रहती है, और फिर ये कि वापस क्यों नहीं आते। जब रात गहरी हो जाती है और शबनम अपना जब्त तोड़ देती है और सतह ज़मीन भीग जाती है और मेरे बस बिसात भर ऊंचे सरों पर लगी दोनों आंखें कुछ भी देखने से इनकार कर देती हैं, तब मैं अपने एहसास का सहारा लेकर अपने कदमों को मानूस रास्ते पर डाल देता हूँ और उन्हें वापस चलने का हुक्म देता हूँ और मेरे कदम मेरा हुक्म कभी नहीं ठुकराते। फिर मामूल के मुताबिक उससे पहले कि सूरज अपनी किरणों को दरिया में उतारे और उन पर जमा रात भर का मैल अपनी पानी में धो डाले, और इससे पहले कि दरिया का चेहरा किरणों की गुदगुदी से तमतमा जाए, मैं अपने मखसूस मकाम पर पहुंचकर इंसानी कदमों की आहट सुनने को बेकरार सा हो जाता हूँ। वो पैर जो इंसानी जिस्मों के बोझ को ज़मीन पर ढो रहे हैं, जिनके कंधों पर एक एक अदद सर भी हैं, उन सरों में लगी दो दो आंखें बस आगे ही देखती हैं। कंधों पर जुड़े हुए बाजू हिलते तो हैं मगर शल हो चुके हैं।
कुछ ही देर में उजाले के साथ साथ इंसानी धड़ों और सरों का सैलाब उमड़ पड़ेगा, रास्ते तंग हो जाएंगे और उस पार जाने वालों की हवस में न जाने कितने जिस्म कुचले जाएंगे। लेकिन आज ये क्या हो रहा है? इससे पहले कि इंसानी जिस्मों का सैलाब पुल तक पहुंचे, मैं आज अपने कदमों को रोक नहीं पा रहा हूँ। आज मेरे कदमों ने मेरा हुक्म मानने से इनकार कर दिया है। आज मेरे कदम मेरे माजी की तरफ मुड़कर भी नहीं देखना चाहते हैं। अब वो मेरी मर्जी के खिलाफ उठकर चलने लगे हैं। लेकिन मैं हैरान नहीं हूँ। शायद उन्होंने मेरे अंदर दबी हुई ख्वाहिश को भांप लिया है। मैं डरते डरते पुल तक पहुँचता हूँ। पुल पर कदम रखते ही पीछे से इंसानी धड़ों और सरों का सैलाब उमड़ पड़ता है और मैं इस डर से कि कुचला न जाऊं, जल्दी जल्दी पुल पार करने लगता हूँ। कदमों की आहट तेज होती है। वो भाग रहे हैं, मैं भी भाग रहा हूँ। थकन से चूर बदन को कुचले जाने का खौफ भी है और फिर उस पार जाकर मंजिल पाने की ललक भी। मैं बेतहाशा दौड़ रहा हूँ। सभी दौड़ रहे हैं। पुल न जाने कब खत्म हो गया। रास्ता भी गुम हो चुका है। हर तरफ रोशनी फैल गई, चकाचौंध रोशनी। मैंने देखा कि हर तरफ इंसानी जिस्म, गोश्त पोस्ट के लोथड़े चल फिर रहे हैं और सब के सब बेलिबास हैं और जो भी कपड़े पहने वहाँ आता है सब मिलकर उसके कपड़े फाड़ देते हैं और वो नववारिद भी फिर उन्हीं में से एक हो जाता है और दूसरे नए आने वालों को बेलिबास करने में पहले वालों की मदद करने लगता है और ये सिलसिला मुस्तकिल और मुसलसल जारी है। मैं घबरा जाता हूँ। इंसानी नंगे जिस्मों को देखकर कराहियत महसूस होने लगती है और मेरी आंखें बंद हो जाती हैं। भीड़ में जिस्मों से जिस्म टकराते हैं। मैं कभी इधर और कभी उधर लुढ़कता हूँ। इंसानी हाथों का लम्स मैं अपने जिस्म पर महसूस करता हूँ और वापसी का रास्ता तलाश करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन रोशनी इतनी तेज है कि आंखों में अंधेरा भरा जा रहा है। रास्ता दिखाई नहीं देता। बस इंसानी बेलिबास जिस्म एक दूसरे से टकरा रहे हैं। मैं बड़ी बेसब्री और बेचैनी से वापस जाने की कोशिश करता हूँ। बमुश्किल सिमत का अंदाज़ा होते ही मैं उस जानिब भागता हूँ कि जिधर से आया था। अचानक मेरी नज़रें अपने ही जिस्म पर पड़ती हैं। न जाने कब मेरा लिबास उतर गया। मैं इस हालत में वापस कैसे जाऊँ? मेरी दुनिया के लोग मुझे क्या कहेंगे? यही ठीक है, यहाँ जितने हैं सब बेलिबास हैं। इस बेलिबासी के आलम में न जाने कितना अरसा बीत गया। क्या किसी को भी वापस जाने का ख्याल नहीं आया? मेरा जी चाहता है कि दरिया के किनारे जाकर बहते हुए पानी को थोड़ी देर रोक कर पूछूं कि तू वापस क्यों नहीं जाता? उन पाकीज़ा झरनों से ऊपर बर्फीली चट्टानों के बीच बसी वो बेकनार आसमानों में वापस चला जा। तभी मेरी नज़रें ऊपर उठती हैं। हर तरफ फैले हुए नीले आसमान में बादलों का एक साफ और शफाफ टुकड़ा गुजरता हुआ दिखाई देता है। मैं फिर बेतहाशा भाग रहा हूँ। जिधर से आया था उसके मुखालिफ सिमत। शायद कोई और रास्ता मिल जाए, कोई ऐसा जहाँ लोग बेलिबास न हों, जहाँ लोग मुझसे अनजान न हों। मैं एक अनदेखी सिमत भाग रहा हूँ। अपनी तमाम तर कुव्वत को यकजा करके अपने पैरों को और तेज़ दौड़ने का हुक्म देता हूँ। मैं उस तेज़ रोशनी से तंग आ चुका हूँ। मैं उस तेज़ रोशनी से बचना चाहता हूँ। कहीं ऐसी जगह छुप जाना चाहता हूँ जहाँ ये रोशनी न पहुँच सके। लेकिन इस चटियल मैदान में कहीं कोई साया नहीं, न कोई दरख्त, न इमारत, न पहाड़, न खाइयाँ। मेरे पैर शल हो चुके हैं। दर्द की शिद्दत से आज़ा टूट रहे हैं। मैं बहुत थक चुका हूँ, लेकिन रुकना नहीं चाहता कि अगर रुक गया तो उस हुजूम से अलग न हो सकूँगा। मैं उनसे बहुत दूर निकल आया हूँ, लेकिन इंसानी जिस्मों के झुलसने की बू पूरी फिजा में छाई हुई है, जो नतनों के जरिए मेरे फेफड़ों में जाकर मेरे रोम रोम में समाती जा रही है, जिसकी शिद्दत से मुझे बार बार उबकाई आ रही है। चारों तरफ खुला मैदान है और तेज़ रोशनी से बदन फट रहा है। ये रोशनी कहाँ से आ रही है इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। मुद्दत से मेरी आंखों ने रात नहीं देखी। यहाँ सिर्फ दिन होता है, तेज़ रोशन चमकता हुआ, चकाचौंध, बेअमल मसरूफियत भरा दिन। इस मैदान में इस रोशनी से बच पाना मुमकिन ही नहीं। मैं नज़रें उठाकर कोई जाए पनाह तलाश करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन दूर दूर तक तेज़ रोशनी का अंधेरा छाया हुआ है। बहुत दूर जहाँ आसमान और ज़मीन एक साथ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं से कुछ इंसानी साए उभरते हैं। मैं उन्हें गौर से देखने की कोशिश करता हूँ।
ये इंसानी धड़ों और सरों का एक ग्रोह है। बेलिबास होकर भी बेलिबास नहीं, मेरे कदम उसी गुजरते हुए काफिले की तरफ उठ जाते हैं। नज़दीक पहुंचकर मैंने देखा कि उनके जिस्मों पर पत्ते ढके हुए हैं। मैं हाँफता हुआ उन तक पहुंचता हूँ। मैं उनसे खौफजदा नहीं हूँ, लेकिन वो मुझसे भी खौफजदा नहीं है। वो मुझे देखकर अच्छी तरह समझ गए होंगे कि मैं भी उन्हीं की तरह हूँ, उन बेलिबास जिस्मों के हुजूम से फरारशुदा, और शायद मुझे भी इसकी तलाश है जिसके लिए वो सरगर्दा हैं। मेरी हालत ज़ार पर तरस खाकर उस मुख्तसर काफिले के सभी औरत और मर्द अपने जिस्मों से एक एक पत्ता छुड़ाकर मुझे तोहफतन देते हैं, और मैं झपट कर उन पत्तों से अपना जिस्म छुपाने की सही करता हूँ। मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे ये पत्ते इतनी आसानी से फराहम हो गए, वरना शायद उन्हें हासिल करना इतना ही मुश्किल था जितना कि उन बेलिबास जिस्मों के हुजूम से फरार पाना। काफिला आगे बढ़ जाता है, मैं भी उन्हीं काफिले वालों के साथ शामिल होकर उनके कदमों से कदम मिलाकर उन्हीं के साथ उस पनाहगाह की तलाश शुरू कर देता हूँ जहाँ छुपकर उस तेज रोशनी और उन इंसानी झुलसते हुए जिस्मों की बू से छुटकारा पा सकूं। जी आर सैयद साहब से अभी आप उनका अफसाना सुन रहे थे, पनाहगाह। अदब से अब आपको लेकर चलते हैं लोक गायकी की जानिब। हिंदुस्तानी मौसीकी में लोक गायकी का अपना एक अलग मुकाम है दोस्तों। लोक फनकारों के ज़रिए गाए गए गीत दिल को खूब भाते हैं। हमारी तहजीब और सकाफ़त का एक अहम हिस्सा हैं लोकगीत। आज आपको सुनवाते हैं पुष्पा गोसाई का गाया हुआ हरियाणवी लोकगीत। लीजिए सुनिए ये लोकगीत। वो परी जोरी तो करे है मेरे साथ, बात एक भी न माने। परी जोरी तो करे है मेरे साथ, बात एक भी न माने।
दोस्तों, आप सुन रहे थे पुष्पा गोसाई और साथियों का गाया हुआ ये हरियाणवी लोकगीत। इससे पहले अपने तमाम दोस्तों को मेरा प्यार भरा आदाब नमस्कार कबूल हो। एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस की नशियात सोशल मीडिया लाइव पर अभी जारी हैं। दोस्तों, छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने का सहारा बनती हैं। ख्वाहिशों का क्या, वो तो हर पल बदलती रहती हैं। ये छोटी छोटी खुशियां इंसान के अमल, इसके पाकीज़ा ख्यालात, इसकी शीरीन ज़ुबान, बेहतरीन सलीका, उम्दा किरदार व अखलाक, सच्चाई और साफ सफाई से हासिल की जाती हैं। जिसकी ज़िंदगी में ये सब कुछ है, वो इंसान दुनिया का सबसे खुशहाल और अजीम शख्स है। वक्त सब कुछ बदल देता है, ज़रूरत सिर्फ सब्र की है। सब्र के साथ साथ अपने दिमाग को भी सही समत में इस्तेमाल करना, इससे भी नेक अमल है। जैसे आजकल कोरोना वायरस की मार है, इसका भी हमें मुकाबला करना है। सब्र के साथ हमें एहतियात से काम लेना है ताकि हम इस बीमारी से महफूज रह सकें। इसी तनाजुर में कोरोना वायरस के बचाव के लिए हम अपने प्रोग्राम में आपको डॉक्टर साहब से अक्सर मिलवाते रहते हैं। आज भी हमारे प्रोग्राम में डॉक्टर साहब मौजूद हैं, तो आइए सुनते हैं डॉक्टर साहब क्या फरमाते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक गुप्ता, चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट, सर गंगाराम हॉस्पिटल एंड सेंटर फॉर चाइल्ड एंड एडोलेसेंट वेलबींग CCAW, ग्रेटर क्लास न्यू दिल्ली। इस वक्त अगर आप देखें, कोविड के बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारी बातें बताई जा रही हैं। अलग अलग एक्सपर्ट्स कोविड के बारे में बातें बता रहे हैं। कोविड है क्या, कोविड के बारे में क्या करना है, क्या प्रिकॉशंस लेनी है, कैसे कोरोना वायरस से दूर रहना है, कैसे ध्यान रखें कि कोरोना वायरस आप तक ना पहुंच पाए। सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में, लॉकडाउन के बारे में बहुत सारी बातें की जा रही हैं। एज अ चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट मेरे लिए कंसर्न है बच्चों के लिए, बच्चों की मेंटल हेल्थ के बारे में, बच्चों की मानसिकता के बारे में। इस वक्त बच्चे घरों के अंदर हैं, बच्चे घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, तो हमें ये देखना है कि हम क्या क्या कर सकते हैं बच्चों के साथ और किन किन चीज़ों का सावधानी कर सकते हैं। पहली चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है राइट इन्फॉर्मेशन। अगर हम बच्चों को राइट इन्फॉर्मेशन दें, और उसके लिए इम्पॉर्टेंट है उनसे डिस्कस करना, उनसे डिस्कस करें, समझें उनके अंदर क्या चल रहा है, उनकी क्या सोच है, उनके अंदर क्या चल रहा है जो उनको परेशान करता हो, उनके क्या सवाल है, क्या जिज्ञासा है, क्या पॉइंट्स हैं जो उनके जहन में, उनके मन के अंदर वो बातें आती रहती हैं। तो वो बातचीत करके, डिस्कस करके और साथ में राइट इन्फॉर्मेशन देना, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट लिसन टू देयर वर्ल्ड, देन कम्युनिकेट विद देम एंड देन रीअश्योर देम विद द राइट इन्फॉर्मेशन। LCR, लिसन, कम्युनिकेट एंड रीअश्योर। अगर हम इस तरह करते हैं तो बच्चों के अंदर फियर क्रिएट नहीं होगा, बच्चों के अंदर फालतू के थॉट्स नहीं आएंगे, बच्चों के अंदर वो नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, और उनको राइट इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो वो भी पॉजिटिव रहेंगे और आपके घर का माहौल भी पॉजिटिव रहेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो है बच्चों को बिजी रखना। लोग सोचते हैं कि 4 दीवारी के अंदर बच्चों को बिजी कैसे रखें। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आपका घर एक सबसे बड़ी लैब है, आपका घर एक सबसे बड़ा प्लेग्राउंड है, आपका घर एक ऐसी जगह जहाँ बहुत चीज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं। घर के कोने कोनों का एक्सप्लोर करिए, किचन के अंदर, कमरों के अंदर बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ करिए, उनका रूटीन रखिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात है उठना, खाना, पीना, पढ़ना, ऑनलाइन चीज़ों को करना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और साथ में वो अपने फ्रेंड्स से भी कनेक्टेड रहें, क्योंकि इस वक्त घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो कनेक्ट होने का मेन सबसे बड़ा साधन रह जाता है ऑनलाइन। तो ऑनलाइन पे कनेक्ट रहें, लेकिन साथ में बच्चों को ये भी बताएं कि ऑनलाइन कनेक्टिविटी में अपनी सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा अपने पासवर्ड का ध्यान रखें, उन्हीं लोगों से कनेक्ट रहें जिनको वो जानते हैं। स्ट्रेंजर्स को कभी एक्सेप्ट ना करें, अपने पासवर्ड कभी किसी को पास ना करें, और जिस भी लैपटॉप कंप्यूटर से वो एक्सेस करते हैं उनसे वो लॉग आउट कर दें जब वो यूज़ ना कर रहे हैं। तो ऑनलाइन कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि उनके अंदर रहे। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस रूटीन के बीच में आप उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बनिए, उनके साथ कुछ करने की कोशिश करिए, चाहे वो बेकिंग हो, चाहे वो गेम्स हो, चाहे वो बोर्ड गेम्स हो, चाहे वो कुछ रूम हो, चाहे वो गार्डनिंग हो घर के अंदर, चाहे घर के हाउस होल्ड चोर्स हो, घर के अंदर काम करने हो। किचन में 50 काम होते हैं जितना बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं, और साथ में खुद भी इन्वॉल्व होइए, एक अच्छे रोल मॉडल बनिए, एक अच्छा आदर्श बनिए। आपका डिसिप्लिन बच्चों को एनकरेज करेगा।
आपका लाइफस्टाइल बच्चों का इनकरेज करेगा। तो इन सब बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके घर के अंदर पॉजिटिविटी बनी रहेगी। चाहे कितनी भी नेगेटिविटी हो, आपका मन शांत रहना चाहिए। ये बहुत पुरानी कहावत है, मन जीत जगत जीत। आपका मन शांत है तो घर के अंदर पॉजिटिविटी रहेगी, तो वो चीज़ हमेशा रहेगी। इसके बावजूद भी ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चों के अंदर कुछ बिहेवियरल या साइकोलॉजिकल इश्यूज आ सकते हैं, जैसे उनको बहुत ज़्यादा डर लग सकता है, कोई नए डर आ सकते हैं, या उनको रोज़ रात को लगातार नींद ना आए, या बुरे सपने आए, या उनको नेगेटिव थॉट्स आने लग जाए, या वो रोने लग जाए, या मायूस हो जाए, उदास हो जाए, या बहुत ज़्यादा एक्सेसिव गुस्सा आ रहा हो। तो इसका मतलब बच्चे को साइकोलॉजिकल इश्यूज आ रहे हैं, इमोशनल डिफिकल्टीज आ रही है। तो उसी वक्त इमीडिएटली आप कंसल्ट करिए किसी मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट को, या चाइल्ड साइकेट्रिस्ट को, या चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 को। आपकी इमीडिएट इंटरवेंशन बच्चों को हेल्प कर सकती है और उनको इस दिक्कत से बाहर निकल सकती है। एंड में मैं यही कहूँगा, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, और सोशल डिस्टेंसिंग के नारे से हम डेफिनेटली विल डिफीट कोविड-19। शुक्रिया, नमस्कार, थैंक यू। चाइल्ड साइकेट्रिस्ट डॉक्टर दीपक गुप्ता ने बच्चों के मेंटल हेल्थ से मुतालिक तफसील से बताया कि इस कोरोना के टाइम में वालिदैन बच्चों के साथ किस तरह पेश आए। इनके मन की तमाम बातें सुनकर इनको तसल्ली बख्श मुस्बत अंदाज से जवाब दें, ताकि इनके ब्रेन में कोई मनफी सोच पैदा न हो। इस तरह कोरोना के बचाव से मुतालिक डॉक्टर्स के जरिए अलग अलग मौज़ूआत पर रोशनी डाली जाती है। दोस्तों, बस ज़रूरत है इन मुफीद मशवरों पर अमल करने की। हम ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस के सोशल मीडिया लाइव के जरिए आपसे मुखातिब हैं। आइए अब सुनते हैं मारूफ फनकार त्रिलोकी प्रसाद की आवाज़ में ये गज़ल। आदाब, मैं त्रिलोकी प्रसाद देखने सुनने वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और इस मुलाकात के लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ उर्दू सर्विस चैनल का। पेश खदमत है गज़ल। जब खामोशी छा जाती है, मैं तन्हा हो जाता। जब खामोशी छा जाती है, मैं तन्हा हो जाता हूँ। बीते दिनों की यादों में जाने कहाँ खो जाता हूँ, जाने कहाँ खो जाता हूँ। जब खामोशी छा जाती है, मैं तन्हा हो जाता। नींद न आए भूलों पर भी कैसी तुम्हें मजबूरी है। नींद न आए भूलों पर भी कैसी तुम्हें मजबूरी है। मुझको देखो हंस कर, मैं तो कांटों पर सो जाता हूँ, कांटों पर सो जाता हूँ। जब खामोशी छा जाती है, मैं तन्हा हो जाता हूँ।
खुश है मेरी उन्हें परवाह नहीं। भूलने वाले भूल के खुश है मेरी उन्हें परवाह नहीं। पत्थर दिल से दिल को लगा कर आज भी मैं पछताता हूँ। आज भी मैं पछताता हूँ। जब खामोशी छा जाती है मैं तन्हा हो जाता हूँ। बीते दिनों की यादों में जाने कहाँ खो जाता हूँ। जाने कहाँ खो जाता हूँ। जब खामोशी छा जाती है मैं तन्हा हो जाता हूँ। शुक्रिया। मारूफ क्लासिकी फनकार त्रिलोकी प्रसाद की गाई हुई ये गजल दोस्तों आपने सुनी। ये नशरियात उर्दू सर्विस के सोशल मीडिया लाइव से आप समाअत कर रहे हैं। दोस्तों, दुनिया का सबसे मोतबर इनाम देने वाली स्वीडन की स्वीडिश एकेडमी ऑफ नोबेल प्राइज ने फिजिक्स यानी तबीयात का 2020 का प्राइज अमेरिका, बरतानिया और जर्मनी के 3 साइंसदानों के नाम कर दिया। जी हाँ दोस्तों, नोबेल प्राइज कमेटी की जानिब से रवां साल का फिजिक्स का निस्ब नोबेल प्राइज बरतानवी रियाजीदान रॉजर पेनरोज को दिया जाएगा, जबकि इसका निस्ब हिस्सा अमेरिकी खातून साइंसदान एंड्रिया गेज और जर्मन साइंसदान रेनहार्ड गेंजल को दिया जाएगा। बरतानवी साइंसदान रॉजर पेनरोज को इनकी ब्लैक होल से मुतालिक इब्तिदाई जांच तहकीक करने की खिदमत पर दिया जा रहा है, जबकि एंड्रिया गेज और रेनहार्ड गेंजल को हमारे कहकशां के मरकज़ में बहुत बड़ी मुस्तनद चीज़ की खोज लगाने पर फिजिक्स का निस्ब नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा है। ये दोनों साइंसदान तबीयात समेत खला के भी माहिर साइंसदान हैं और इन्हें कहकशां और खला के हवाले से वसी तजुर्बा है। नोबेल प्राइज़ कमेटी ने तीनों साइंसदानों की खिदमात का एतराफ़ करते हुए इनकी तहकीकात को तबीयात की जदीद तहकीकात की बुनियाद करार दिया और कहा कि इनकी इब्तिदाई तहकीकात से ही दुनिया दीगर राजों से बाखबर हुई। कमेटी नोबेल प्राइज़ जीतने वालों को हर साल दिसंबर में ये इनामात देती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी फिजिक्स 2020 नोबेल प्राइज़ जीतने वालों से मुतालिक। आज का प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए दीजिए अपने मेज़बान नईम और फूला को इजाज़त। तब तक के लिए खुदा हाफिज, शब्बा खैर, जय हिंद।